तो एरियाज वाली जो एक्सरसाइज थी उसका कुछ हिस्सा बाकी है, खत्म करने की कोशिश करते हैं। सो 3-4 क्वेश्चन शायद या 2-3 क्वेश्चन जो भी हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। कल जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि प्रूव कीजिए, वर्बली बात कर सकते हैं, जो समझते हैं वो समझ जाएंगे, कि आपको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक का कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन है, तो मैंने आपको कल बताया था कि इफ यू नो दैट साइड का रेशियो और मीडियन का रेशियो बराबर होता है सिमिलर ट्राइंगल्स में, तो वो आप पिछले इसका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर दीजिए, साइड्स को मीडियन के बराबर करके दिखा दीजिए और फिर जो थ्योरम पढ़ी है उस थ्योरम में साइड की जगह मीडियन का नाम लिख दीजिए। तो जब आप बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं तो इस तरह से बिना कुछ लिखे मुंह जबानी भी कई भी बातें समझ में आने लग जाती हैं, जो 50%, 60%, 70% बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब क्या बचा हुआ है वो मैं आपको कराता हूँ। तो देयर इज वन, एक ही अच्छा सवाल बाकी है, पहले अपन उसको पढ़ लेते हैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से, इससे पहले कि नेटवर्क में या हमारे किसी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो। तो बुक में से ही दिखा देता हूँ, देखो आपको एग्जाम्पल है और आप एक काम कीजिए कि मार्क कर लीजिए इस एक्सरसाइज के ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम, तो आपको देख के जाना चाहिए किसी भी हालत में एग्जाम्पल नंबर 9 जो मैं आपको अभी कराऊंगा, और आपको देख के जाना चाहिए, नोट कर लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, और जो भी है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 5 और 7 ये सब मैं आपको करा चुका हूं। ये आप एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा। एग्जाम्पल 9 करते हैं। अगेन ये मैंने आज के लिए क्यों छोड़ा था देखिए, क्योंकि इससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। अब आप लोग चैप्टर के बहुत आगे निकल चुके हो चैप्टर के अंदर, तो आपको कुछ एक दो चीजें और, देर आर सम concepts or some points which are not directly discussed but they are used extensively. For example, एक छोटा सा पॉइंट है कि आपने बीपीटी पढ़ा हुआ, इस बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने आपको पिछली बार भी इस पर ध्यान दिलाया था, बट पिछली बार तो शायद पढ़ा ही नहीं था 10% जिन्होंने पढ़ाई की थी। तो ये ट्राइंगल है बेटा, ठीक है, इसमें आपको भी इन्वॉल्व करते हैं, देखते हैं पिछली बार का किसी को ध्यान है या अभी कोई जज कर सकते बच्चों। ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपको ये पैरेलल दिया हुआ है, ओके, और आपसे पूछा गया, इस तरह के 1 मार्क्स के ढेर क्वेश्चंस हैं, किताब के अंदर भी हैं बाहर भी हैं, सब आप करते ही करते हैं बीपीटी से, ठीक है। तो मैंने आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये कितना है। तो 100 में से 100 जने तुरंत हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं कि सर बीपीटी लगा लो, 3/6 इज इक्वल्स टू 4/x, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। बच्चे ने जवाब भी दे दिया, बहुत इजी है। मैंने चेंज करके पूछा, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही, तो भी कोई भी जवाब दे देगा, वो कहेगा सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो, मैं तो 3 ये निकाल लूंगा, 3/this इज इक्वल्स टू this/this, और जब ये निकल जाएगा तो 3 + ये करके ये बता दूंगा। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, मजा नहीं आ रहा सर, बेकार के क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैंने पूछा अच्छा ठीक है चलो ऐसे बताओ, अब आप कहेंगे सर अब तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने सिखा रखा है कि आप चाहे this/this ले या this/this ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम डायरेक्टली ले लेंगे 3/x इज इक्वल्स टू 4/8। बोलिए सही है या नहीं, तो ये तो हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा, जो कि एक बहुत ही एग्जाम में आने वाला कॉमन क्वेश्चन है, सैंपल पेपर्स में खूब मिलता है। देखिएगा,
This is 3. This is 5 और 6, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। और मेरा सवाल है कि ये 4 सेंटीमीटर है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान है, बट मैक्सिमम बच्चों को क्लिक नहीं करता। अब मैं आपको इनवाइट करता हूं जवाब देने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक बच्चा, वो भी वही जो कल से जवाब दे रही है, बेचारी थक गई होगी जवाब दे दे। बच्चे हैं क्लास में 23। ये एक और कौन है महाराज जूम यूजर के नाम से, जूम यूजर के नाम से, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बाहर निकल गया नाम सुनते ही। नाम देखो आप बच्चों के, आज क्लास में बच्चे एंट्री ले रहे थे, एक का नाम ट्रिशेट। मैंने कहा भाई क्या है ये, ट्रिशेट है या क्या है? दूसरे बच्चे देखिए तो पता नहीं क्या था, समथिंग समथिंग पनिशर, मतलब कोई वीडियो गेम के अवतार में खेल रहा था, तो वो नाम चलते चलते ही पनिशर बना। गजब है, मतलब बच्चों का भी कमाल है आज के। झाड़ वाड़ पड़ी तो बाहर निकले। हाँ चलिए बताइए बताइए बताइए, मैं बोर हो रहा हूँ वैसे भी। जो 2 जने तो हाथ खड़े करके बैठे ही हैं। बताओ मनुश्री, पता भी लग जाएगा नेटवर्क सही है या नहीं है। सर छोटे वाले ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, सॉरी सिमिलर कर देंगे, और फिर हम लिख सकते हैं डीई इज इक्वल्स टू बी सी। डबल ए से ये सिमिलर हो जाएंगे। हाँ मुझे 1 सेकंड देना है ना बेटा, 1 सेकंड देना। कुछ मेरे दूसरे फोन पे मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ, करना तो नहीं चाहिए बट अर्जेंट है ना। 1 मिनट रुकिए जरा। बाकी लोग बुद्धि लगाओ कम से कम, आपने तो सुना तो होगा ही कि अभी मनुश्री ने क्या बोला, तो आप लोग भी जस्ट गिव मी बच्चों 1 मिनट, ओके। एक मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, तो मनुष्य एक बार बेटा फटाफट जवाब रिपीट कर दो प्लीज। सर इन दोनों साइड ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देंगे ए से, और फिर डीई बी सी के इक्वल हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ये ई लिख देता हूँ पहले तो। 4 इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, ये कह रही हो? यस सर। मनुष्य 4 और x इक्वल हो जाएगा, क्या बात हुई बेटा, ये समझ में नहीं सर आया। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू AD upon AB is equals to DE upon BC। हाँ तो फिर तुम कह रही हो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए और पूछ लेते हैं जरा एक बार, क्योंकि हमारे पास में एक जवाब भी आया था। मनुष्य ने तो दे दिया जवाब, और कोई है नहीं, तो मैं समझा देता हूँ आपको। और जो गलती बच्चा करता है डेस्परेशन के अंदर या अनजाने में, वो अभी तेजपाल ने जवाब लिख के मुझे भेजा है, मैं वो भी आपको डिस्कस कर दूंगा। एक्चुअली ही हेल्प मी कि मैं आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंटली समझा सकूं, क्योंकि वो नहीं भी करता तो भी मैं आपको ये गलती बताता जो सब करते हैं, उसने करके प्रूव कर दिया कि ये गलती करते हैं। अब वो क्या है देखिए। क्या होता है बच्चों कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है ये, मगर अगेन आपको पता है मैथ्स में सारे क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या साइकोलॉजी लगती है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ये पॉइंट आजकल मैंने एक पॉइंट बना लिया है कि मैं हर साल बच्चों को जरूर जरूर बताता हूँ, क्योंकि मेरा भी ध्यान इस पर बहुत बाद में गया। क्योंकि ये ऐसी चीज है कि अब मैं कैसे सोच सकता हूँ कि ये बच्चा नहीं कर पाएगा। होता क्या है कि ये जो डायग्राम है और ये जो पैरेलल लाइंस है, ये हमारे दिमाग को
बीपीटी की तरफ घुमा देती है, हमारे दिमाग को बीपीटी तरफ घुमा देती है पैरेलल लाइन देख के। एंड आपकी इसमें कोई मैं बहुत बड़ी गलती नहीं मानता हूं, बिकॉज जब आपका दिमाग बीपीटी की तरफ घूम जाता है तो ऑब्वियसली, अब आप बताइए बीपीटी में आपने क्या पढ़ा है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब इसका नाम कभी आया नहीं, अब इसका एहसास आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद में होता है। तो आपका दिमाग जो है वो इसका जवाब निकालने की बजाय ये सोचता है कि इसमें बीपीटी कैसे लगाऊं। अब भैया इसमें बीपीटी तो लगेगी नहीं, तो लास्ट रिजल्ट जो बच्चे के दिमाग में आता है बीपीटी का, वो क्या आता है, ठीक है यार हो गया यार, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। और तेजपाल ने इसका जवाब अभी x इज इक्वल्स टू 8 लिख के दिया था। क्यों दिया, गलत जवाब क्यों दिया, और मुझे पता था वो 8 ही देगा, या जो भी बच्चा देगा ज्यादातर वो 8 ही देगा। तो इतने सारे बच्चे एक ही गलती क्यों कर रहे हैं, अब आप समझ गए क्या साइकोलॉजी। क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक ही रास्ता मिलता है, और वो रास्ता आपको ये मिलता है कि दिस अपॉन दिस। तो चल यार फिर दिस अपॉन दिस लिख ही देते हैं। आपका दिमाग रीजनिंग को तो साइड में रख देता है और अपना काम चला लेता है, और आप गलत करके आ जाते हैं और आपको 0 नंबर मिल जाता है। आया क्या आपको समझ में। और जवाब क्या है, जवाब ये है कि इसमें बीपीटी क्यों लगा रहे हो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। अब यहां हम जाते ही नहीं है क्योंकि बीपीटी हमें जाने देता ही नहीं। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि आज के बाद में, जैसे मैंने आपको साइड और मीडियन रटाया, तो आज के बाद में आप याद रखिए कि ये पैरेलल है, बीपीटी लगानी है। लेकिन आज के बाद आप इसमें दो चीजें ध्यान रखें कि इस डायग्राम में एक तो बीपीटी लगानी है और एक ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है। क्यों है वो तो बहुत आसान है, देखिए इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में पहला तो ये वाला एंगल कॉमन है, पैरेलल है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग, तीनों एंगल इक्वल है। इतना तो समझते हो ना। जो ये नहीं समझता उसने अभी तक सिमिलर ट्राइंगल्स में सिर्फ मेरी कहानियां सुनी है, किताब कॉपी नहीं उठाई है। उसको समझाना मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है क्योंकि अब चैप्टर लास्ट में आता जा रहा है, बल्कि इनफैक्ट खत्म हो चुका है क्योंकि पाइथागोरस इज अ डिफरेंट स्टोरी। सिमिलर ट्राइंगल्स तो खत्म हो रहा है अब, यहाँ पे अब कुछ नहीं है मेरे पास कराने के लिए। तो जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये ट्राइंगल सिमिलर क्यों है, वो नहीं पढ़ो इस चैप्टर को तो ज्यादा अच्छा है। ये हो गया। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा जो मनुष्य ने फर्स्ट नंबर पे जवाब दिया था कि अब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो अब आप इनका नाम भी ले सकते हो। लेकिन अब आप दिस अपॉन दिस नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे बच्चों, क्योंकि ये कोई ट्राइंगल की साइड थोड़ा ना है। अलग अलग बना के दिखाऊं आपको, देखो छोटा ट्राइंगल तो ये ना, बड़ा ट्राइंगल ये ना, तो आप क्या बोल सकते हो सिमिलर ट्राइंगल में, दिस अपॉन दिस बोल सकते हो ना बेटा, इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। समझे या नहीं समझे। तो ये मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि जब बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं उनमें समझना और उनको समझाना वो बहुत मुश्किल का काम है। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तेजपाल ने अपना जवाब सही कर लिया, अच्छी बात है, अब आगे ध्यान रखेगा तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन गलती जो करी वो समझ में आई आपको। वो गलती मैं हमेशा बताता हूँ कि तुम है ना बच्चों 8 ही लिख के आओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें रास्ता देगा ही नहीं निकलने का, और एक ही रास्ता देगा निकलने का कि 3/6 4/8 हो गया सर, काम खत्म। नहीं हुआ। अब एक बार लास्ट में फिर से बोल देता हूं, देखो अगर यहाँ और यहाँ के बारे में कुछ भी पूछ रहे हैं तो बीपीटी लगा लेना, सिमिलरिटी भी लगा सकते हो, लेकिन क्यों लगाओगे, बीपीटी लगा लेना। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में छोटे 1 नंबर के या बड़े 2 प्रूफ के क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ फाइंड करना हो या कुछ भी प्रूफ करना हो तो याद रखना बीपीटी काम नहीं आएगी। अब ये किसी को पता होता नहीं है क्योंकि पाला नहीं पड़ता, फिर फंस जाते हैं। तो जब इसका और इसका नाम आए तो बीपीटी को तो उठा के साइड में पटक देना और ये लिख लेना दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, और फिर इधर मत करना, इधर देखना दिस अपॉन दिस पूरा 3/9 लेना, उसमें ऑप्शन नहीं है। बीपीटी में तो सब कुछ है, 3/6 लो, 3/9 लो, 9/6 लो, 9/3 लो। सिमिलर है तो 3/this इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, समझ गए। क्यों समझाया मैंने, 15 मिनट क्यों खराब करे, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन आपको रटाना नहीं चाहता। मेरी हर पॉसिबल कोशिश यही रहती है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 है,
उसमें इस चीज का छोटा सा इस्तेमाल है। तो मैंने आपको एक कंप्लीट पिक्चर पहले दिखा दी, अब कभी और किसी भी रेफरेंस में काम में आएगी ऐसे किसी क्वेश्चन में, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो बेवकूफ नहीं बने। अब एग्जाम्पल नंबर 9 कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 9 बच्चों वैसे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 9 को बिल्कुल उसी एल्गोरिथम से कराऊंगा जो मैं आपको कल तक करा रहा था। पहले सिमिलर करो, फिर थ्योरम लिखो, मस्त रहो, और फिर रेशो डाल दो। बस ये ध्यान रखना। अभी कराता हूं, देखो आपको एग्जाम्पल 9 का सॉल्यूशन जो बुक में लिखा हुआ है वो क्या थोड़ा सा घुमावदार है, इसीलिए दिक्कत आती है। तो मैं आपको उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दिखाऊंगा। जैसे आपको याद है कल एक और बड़ा क्वेश्चन मैंने कराया था, वो स्क्वायर पर ट्राइंगल और डायगोनल पर ट्राइंगल बनाने का, वो था तो प्रूफ का, मगर मैंने आपको दिखाया कि आप सिंपली रेशो निकाल दो, लास्ट में प्रूफ तो आ ही जाता है। बस कुछ कुछ ये भी वैसा ही है। देखिए ये कहता है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक्स वाई उसके पैरेलल है, पैरेलल, ठीक है। और कहता है कि ये जो एक्स वाई है ये इस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है। मतलब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस फिगर। दिस फिगर इज व्हाट? ट्रेपेजियम। तो कहता है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई, सॉरी वाई एक्स ए सी ट्रेपेजियम, ये गिवन है। और आपको कहता है फाइंड करो, फाइंड ax अपॉन ax अपॉन ab, ये आप फाइंड करिए, ठीक है। अब इसको आप मेरी नजर से देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख ही गया कि जबरदस्ती घुमाने वाला है। अब आप इसको मेरी नजर से देखिए, ये क्वेश्चन वही है जो हम कल कर रहे थे, सेम टू सेम, लेकिन इस क्वेश्चन में जो गिवन और जो फाइंड करना है ना, उसको कुछ इस तरह से लपेटा गया है कि आप समझ ना पाए क्वेश्चन को। तो अगर आप पूरा आंसर रटने की बजाय सिर्फ इसमें क्या बीमारी है और इसमें क्या बीमारी है उसको समझ लें, और इसमें कोई बीमारी नहीं है, एक एक स्टेप की बीमारी है, उसको समझ लें, तो बाकी का क्वेश्चन आपका बड़ा आराम से चले। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने देखा अब की बार पहली बार ऐसा है कि एरिया हमेशा क्या होता है, कल के क्वेश्चंस में याद है आपको साइड देके हमेशा एरिया पूछते हैं। आज पहली बार यह है कि कुछ एरिया के बारे में दिया हुआ है और कुछ साइड के बारे में पूछा गया है। एम आई राइट? तो एल्गोरिथम तो वही रहेगी, पहले ट्राइंगल सिमिलर, थ्योरम लिखिए, फिर साइड का रेशो डाल के एरिया निकाल लीजिए या एरिया का रेशो डाल के साइड निकाल लीजिए। अब की बार पहली बार ऐसा है कि साइड का पूछ रहा है, तो ठीक है, जैसा मैंने कल तक सिखाया बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही कराऊंगी आपको, ठीक है। चलिए इन दोनों का तोड़ अभी दिखा देता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इसको सिंपल वे में कैसे करें। अब बच्चे इसका एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देख के घबरा जाते हैं, सॉरी ये क्या है, ऐसे क्या, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ क्या करें, जैसा मैं कह रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चे हैं ध्यान रखेंगे। आप सिर्फ क्या करें, आपको जो मैंने सिखाया वही करें। आप सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले तो जो मैंने आज 15 मिनट का लेक्चर दिया वो यहाँ पे काम आ रहा है नहीं आ रहा, देखिए। सबसे पहले आपको मैंने अभी क्या बताया था कि जब ये पैरेलल दिया होता है तो बच्चे के दिमाग में जबरदस्ती बीपीटी भरती है, लेकिन बीपीटी क्यों? अब बताइए, आज ही मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे मिटाया था बीपीटी, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी होते हैं। बताइए ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है या नहीं है? पहला काम सिमिलर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बाय ए ए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको ही पता है कि ये एंगल इसके इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग ये, तो आप सिमिलर लिख लीजिएगा बाय ए ए ट्राइंगल बी एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीएसी। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, पहला स्टेप वही था कल वाला से। दूसरी चीज, फिर मैंने आपसे कहा था कि आप थ्योरम लिख लेना, कहा था या नहीं कहा था? कुछ भी हो क्वेश्चन, एरिया का क्वेश्चन कुछ भी हो, थ्योरम लिख लेना, लिख दूं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई। आप कहेंगे सर आप इसको तो देख ही
नहीं रहे? हाँ नहीं देख रहा ना, मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि ये उल्लू बना रहा है, मुझे ये कह रहा है ना, बताऊं कैसे उल्लू बना रहा है, मुझे कह रहा है कि इसका और इसका एरिया इक्वल। अरे मुझे मतलब ही नहीं है, एक बात बताओ, इसका और इसका एरिया इक्वल है, ये क्या मेरे कभी काम आता है ज्योमेट्री में? अगर ये और ये बराबर है तो ये इसका हाफ है। तो ये बेसिकली जो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है कि इसका और इसका इक्वल है, तो मैं उल्लू नहीं बनूंगा। ये बेसिकली मुझे एरिया दे रहा है, कल तक साइड दे रहा था, आज ये एरिया दे रहा है कि ये एरिया इसका हाफ है। बोलिए सही है या नहीं है? फिर से सुनिए, कोई सोच रहा है सर अबे इसमें मैथ्स क्या है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये और ये इक्वल दिए हुए हैं, तो ये दोनों इस पूरे के क्या हुए, आधे आधे टुकड़े को क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। ठीक है, सो दिस एरिया इज हाफ ऑफ दिस। ओके, तो मैं यहां तो थ्योरम लिख रहा हूं मेरी आराम से, bx अपॉन ab का होल स्क्वायर। हर चीज में कल बता चुका हूं, चाहो तो तीनों साइडें लिख लो, bx अपॉन ab, by अपॉन bc, xy अपॉन ac। मैं सिर्फ ये वाला क्यों लिख रहा हूं bx अपॉन ab? बिकॉज ये इससे मिलता जुलता लग रहा है। अभी मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं दोनों के ऊपर, मेरे को तो जो सिखाया टीचर ने मैं वो कर रहा हूं। फिर से देखिए, ट्राइंगल से मिलर, एरिया की थ्योरम लगा दी। अब मैं देखूंगा, अब सर ने कहा था यहां पर आके सोचते हैं बेटा, यहां पर आके सोचते हैं। तुम्हारे 4 में से 2-2.5 नंबर तो मैं मुफ्त में पक्के करा रहा हूं, तुम तो ट्राइंगल को सिमिलर कर लेना और थ्योरम लिख देना। उसके बाद में सोचना, क्या सोचना, क्या इस क्वेश्चन में एरिया का रेशो निकालना है तो टीचर साइड का देगा, क्या साइड का निकालना है तो टीचर एरिया का देगा। तो तुम सोचो कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन लग रहा है, सोचो सोचो, सब कुछ तुम्हारे सामने, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन लग रहा है? क्या इसमें साइड को डाल के एरिया निकालना है या एरिया को डाल के साइड निकालना है? सोचो जरा, लिखा हुआ तो है, एरिया एरिया गिवन है और साइडों के बारे में कुछ निकालना है। तो ये अलग सवाल है, अलग मतलब इसमें एरिया डलेगा। अब एरिया क्या डलेगा? ये तो डलेगा नहीं, क्या डलेगा? ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये इसका हाफ है, तो bx y की जगह डाल दो हाफ ऑफ b। देखिए bx y की जगह पर हाफ ऑफ BAC कट गया। देखिए आप कितना आराम से हो रहा है, इज इक्वल्स टू, कल मैंने क्या समझाया था कि इधर स्क्वायर है, ये निकालना हो तो इधर आके स्क्वायर रूट निकल, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का रूट 2। अब बताइए भाई, कल जैसा सवाल चल रहा है या नहीं चल रहा? अब फिर लास्ट में क्या लफड़ा है? लास्ट में लफड़ा ये है कि मैंने निकाला bx अपॉन ab, टीचर मांगता है ax अपॉन ab। अब समझ में आ गया, इसको टीचर ने हल्का सा छुपा दिया था, तो मैंने डिकोड कर लिया कि ये दोनों बराबर है तो ये इसका हाफ है। ये कह रहा है ax अपॉन ab निकालो, मैंने bx अपॉन ab निकाल रखा है। तो अब किताब में कुछ भी लिखा हो, किताब में लिखा है सबट्रैक्ट बोथ फ्रॉम 1, 90% बच्चों को पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों करें। भाई एक बात बताओ, किताब का सॉल्यूशन देखना, उसमें लिखा हुआ है दोनों आ गए। अब इन देखो किताब का सॉल्यूशन देखो पहले कि ए दोनों को 1 में से माइनस कर दो। 90% बच्चा अपना सर खुजा के बैठा रहेगा, अबे ये क्या हुआ, दोनों को 1 में से माइनस कर दो। एक बच्चा जो है 10 में से वो समझ पाएगा कि ये क्यों हुआ। तो मैं आपको रटाना नहीं चाहता, आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको वो चीज बताता हूं जो आप 4 साल 3 साल से जानते हैं। देखिए अब भी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आपने पूरी, ट्रिग्नोमेट्री में क्या था? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में रेशो निकालते थे ना। आप बताओ ये bx और ab का रेशो ही दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, और आपको ax और ab का चाहिए, तो वो काम कर लो ना जो बचपन से करते आ रहे हो। bx हो गया, देयरफॉर bx इज इक्वल्स टू 1 के। बताओ कितना इजी सॉल्यूशन है, क्यों करें किताब का जबरदस्ती? bx इज इक्वल्स टू 1 के एंड ab इज इक्वल्स टू रूट 2 के। बताइए कितना वैलिड आंसर है, और रटना भी नहीं पड़ रहा। वो पुरानी पढ़ाई जो मेरी है वही काम में आ रही है। bx है 1 के, ab है रूट 2 के, और यहां लिख दिया bx है 1 के, ab है रूट 2 के। अब आप बताइए, ये रूट 2 के है और ये 1 के है, तो ये कितना हुआ? रूट 2 के माइनस 1 के। हो गया आपका आंसर ax अपॉन ab। ax की जगह पर ये डाल, और ab कितना है? दोनों में से के इतनी तो अकल है तुम्हारे अंदर, कैंसिल कर देना और ये रहा तुम्हारा आंसर। ऐसे छोड़ दोगे तो चौथा ही नंबर टीचर काट लेगा, नीचे रूट 2 है तो रेशनलाइज और कर देना। अब किताब का सॉल्यूशन पढ़ लेना, सेम टू सेम
है तो यही, लेकिन उसके जो शब्द, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, वो देख के बच्चे को लगता है कि यार ये क्या करूं, और बच्चा उसको रटने बैठता है। रट कभी सकता है नहीं, मैथ्स में ज्योमेट्री क्वेश्चन कहां से रटेगा? एक बार आराम से देखिए कि मैंने आपको इसको उसी फॉर्मेट में डाल के समझा दिया है जो कि आप कल तक पढ़ रहे थे। सिमिलर करिए, थ्योरम लिखिए, ये रेशो दे रखा है तो इसको डाल के ये निकाल लीजिए, और ये दे रखा है तो ये निकाल लीजिए। तो आपकी बार एरिया दे रखा था, बस थोड़ा सा छुपा हुआ था, तो मैंने एरिया डाल दिया, साइड का रेशो निकल गया। साइड का रेशो भी इसको सीधा सीधा नहीं चाहिए था, घुमा फिरा के चाहिए था, तो मैंने इसको ऐसे करके निकाल लिया। तो जिस बच्चे को ये पता हो कि ये यहां पर ऐसे डलेगा और ये आंसर आने के बाद में ऐसे ऐसे लिख के मैं ये निकाल लूंगा। अब बताइए, 5 बार बोल दिया, याद हो गया होगा अब तो आपको। अब आप देख लीजिए। अभी इतनी मेहनत करिए तो एक आध फोटो निकालना तो बनता ही है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि इसका सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक में है, बट फिर भी मेरे हिसाब से समझा के मैं आपको इसको भेज रहा हूं। तो बच्चों, अब मेरे पास में एरियाज के और क्वेश्चन नहीं है। बुक में और क्या क्या है एरियाज में अलग से, वो मैं आपको और बता। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मैंने एक एक क्वेश्चन कराया, एवरी सिंगल क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि एरिया की थ्योरम के ऊपर बेस्ड जितने भी अच्छे सवाल थे वो मैंने आपको, अच्छे बुरे सिंपल जैसे भी थे सब मैंने आपको करा दिए। तो जो बच्चे कंटिन्यूअसली ध्यान रखते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, उनको लगेगा कि सर आपने एक ना 3rd क्वेश्चन नहीं कराया, एक 4th नहीं कराया। रीजन बताता हूं आपको। अब पहले 3rd क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी आपने देखा कि पैरेलल लाइन वाले क्वेश्चन में मैंने आपको साइकोलॉजी समझाई, जिसमें तेजपाल ने मेरी मदद करी उसको प्रूव करने में। अभी समझाई मैंने आपको। अब जो 3rd वाला क्वेश्चन है, मैं आपको उसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ। 3rd वाले क्वेश्चन में क्या चक्कर है, हर क्वेश्चन में साइकोलॉजी होती है समझने वाले के लिए। आज 3rd क्वेश्चन में भी वही है। इससे इजी सवाल है नहीं, लेकिन बच्चा इसको करके नहीं आता है। क्यों? उसका रीजन भी समझिए। एक्चुअल में मैं पहले क्वेश्चन बना लेता हूं, चलिए आपके लिए, उससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को आता होगा, बाकियों को तो पता ही नहीं होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। 3rd क्वेश्चन इज अ डेंजरस क्वेश्चन। आपको एक पुराना रेफरेंस देता हूं, जिन्होंने अभी पूरा पढ़ाई मेरे साथ करी है उनको याद आ जाएगा। आपको एक रेफरेंस देता हूं मैं। मैथ्स क्या बेटे, लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमारे जो माइंड की स्टेट होती है, जो चीजों को देखने की हमारी एबिलिटी होती है, वो काम में आती है। उसी के लिए मैं वर्ड यूज करता हूँ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कोई अलग मैनर में भी वर्ड यूज होता होगा, उसका एग्जैक्ट मीनिंग, बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट हाउ यू सी थिंग्स। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हमारे सामने होती है वो हमें एक ही एंगल से दिखाई देती है, और दूसरे एंगल से देखो तो कहानी बदल जाती है, जैसा अभी आपने देखा। ऐसे ही आप याद करिए, क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, बहुत ही कम बच्चों को याद आएगा क्योंकि ये चैप्टर सबने साइड पढ़ के निकाल दिया होगा। आप ही की किताब में एरियाज की एक्सरसाइज का 6ठा क्वेश्चन ये था। आप कहेंगे कहां चले गए सर? जरूरी है बच्चों, पढ़ाई का मतलब खाली ये नहीं होता कि मुझे क्वेश्चन करना आना चाहिए। समझिए, आप मेरी बात को समझेंगे तो आपको, अब जो मैं नेक्स्ट चीज इस चैप्टर की बताऊंगा आप गौर से सुनेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, आप 100 में से 100 लोगों को जो ये चैप्टर नहीं भी पढ़ रहे हो उनको ये फिगर दिखा के अगर आप पूछेंगे कि ये शेडेड रीजन क्या है, तो इस डायग्राम की शक्ल ही ऐसी है, इस डायग्राम की शक्ल ही ऐसी है कि हर आदमी एक ही जवाब देगा कि सर्किल में से ट्राइंगल हटा दो, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि हमारे दिमाग में पिक्चर क्या बन रही है, सर्किल और ट्राइंगल की। जबकि इसी डायग्राम के अंदर ये क्या है, ये सेगमेंट है
है या नहीं, इसको कोई नहीं देखता, सबके दिमाग में पिक्चर बनती है सीधी ये, तो ये सेगमेंट है, तो इसका एक जवाब तो क्या है, सर्किल माइनस ट्राइंगल, जो कि सही है। दूसरा जवाब क्या है, सेगमेंट इंटू 3। सेगमेंट इंटू 3 कोई देखेगा ही, क्यों देखेगा भाई। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें दुनिया में है। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, अब आप ध्यान से सुनेंगे, कितना बैकग्राउंड तैयार हुआ इसका। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले अब आप एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी देखिए, सबसे पहले डायग्राम देखते, अच्छा सर ने ट्रेपीजियम बनाया है, सर ने बोला क्या कि ये दोनों पैरेलल है, ज्ञान नहीं लगाने का, डायग्राम ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है, किसी ने बोला नहीं है, गिवन नहीं है, तो तुम क्यों नेतागिरी कर रहे हो, जबरदस्ती ट्रेपीजियम है, हाथ है ना सबके दिमाग में, आया भी होगा, चमका होगा ट्रेपीजियम, 100% चमका होगा, हो गया नहीं है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कहता है दो ट्राइंगल्स हैं, ये रहा पहला ट्राइंगल और ये रहा दूसरा ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल दिखा रहा है, ओके, और कहता है कि ये दोनों ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं गिवन है, जो डायग्राम है उसी के बारे में बोले जा रहा है कि ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, दोनों के डायग्राम में ऐसे कर रहे हैं, बे पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फलाना, प्रूव करिए, प्रूव करिए एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीबीसी अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा बिकॉज खत्म हो चुका है ये काम। इस क्वेश्चन की शक्ल ही ऐसी है, जैसे वो ट्राइंगल था ना, पैरेलल था, उसकी शक्ल ही ऐसी थी कि मैं क्या करूं, मुझे बीपीटी आएगी। एरियाज वाले क्वेश्चन में सर्किल ट्राइंगल ही आएगा, तो इस क्वेश्चन की शक्ल ही ऐसी है कि मैं इसमें एरिया की थ्योरम ही लगाऊंगा, और तो मैं क्या लगाऊंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और वो भी तब जब मैं समझदार हूं तब लगाऊंगा। जिसको नहीं पता, वो जो पढ़ाई नहीं कर रहा उसको तो कुछ पता नहीं है, उसके तो कालाक्षर भैंस बराबर। ये एरिया का रेशो लिखा हुआ है, देखिए कितनी सिमिलैरिटी है, एरिया का रेशो लिखा हुआ है, फिर कुछ प्रूव करने को कहा हुआ है। तो ये सवाल जिसने पहली बार देखा हो, वो 90% नहीं, वो 100% यही तो इमेजिन करेगा कि ये क्वेश्चन एरिया की थ्योरम से सॉल्व होगा। आप बताइए, और आप नहीं, मैं भी यही करूंगा, कोई भी यही करेगा कि इसमें एरिया की थ्योरम लगी। और सारी सारी कल से गाना गा रहे हैं, पहले ट्राइंगल को सिमिलर करो, तो चल भाई इसको और इसको सिमिलर करते हैं, फिर एरिया की थ्योरम लगाओ, फिर वो मांग रहे हैं थ्योरम ये है, तो फिर साइड डाल दो, आंसर आ जाएगा। आप तो यही मान के काम करेंगे, मैं भी यही मान के काम करूंगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का रेशो निकालना है, तो आपको इनको सिमिलर करना पड़ेगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे दीजिए, एबीसी और डीबीसी, ऊपर और नीचे। प्रद्युमन मुझे आंसर नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब बोल प्रद्युमन। सर मतलब मेरे को समझ नहीं आया, क्या बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं। तू जो चाहता है वो बता दे, आंसर मत बता सर तू। सर इसमें जो हम, सर ये जो गिवन ट्राइंगल्स हैं उनको हम सिमिलर नहीं कर सकते, क्योंकि इतना तो हमें, क्योंकि हमें कुछ गिवन ही नहीं है इन दोनों को सिमिलर करने के लिए। तो अब जो प्रद्युमन ने आपको सोच बताई है कि इनको हम सिमिलर नहीं कर सकते हैं, ये सोच 1000 में से एक आदमी के दिमाग में आएगी, 1000 में से, 100 में से एक नहीं, 1000 में से, वरना तो लोग इसको सिमिलर करते करते ही परेशान हो जाएंगे, और कई लोग तो इतने समझदार होंगे कि जो सिमिलर करके ही दम लेंगे। जबकि इसका जवाब आपको प्रद्युमन ने दिया है कि ये सिमिलर हो ही नहीं सकते, इसमें कुछ गिवन ही नहीं है, कहां से सिमिलर होंगे ये, है, जबरदस्ती कर दोगे क्या किसी को। तो फिर बच्चों के पास आखिरी हथियार रहता है, इस ट्रायंगल में बीसी बीसी कॉमन है, सिमिलरिटी के अंदर एंगल कॉमन तो समझ में आता है, साइड कॉमन होने से क्या होगा, समझे, किया है आज तक कभी, समझ गए क्या आप लोग।
तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन से बड़ा इल्यूजन वर्ड समझते हो? अंग्रेजी नाम तो अंग्रेजी रख लेते तुम। कौन था रे तुम में से? पनिशर कौन था? देखे जरा कोई सच बोलता है कि आज। एक तो त्रिषित कौन था और एक ये पनिशर कौन था? कौन बताएगा ईमानदारी से हाथ खड़ा करके, किसमें हिम्मत है? मुकुल तू था? तू नहीं हो सकता यार। सर मैं तो बोल रहा हूँ कि आपने फिगर में गलत हाँ। मार्क किया है, ABCD को सर, फिर क्वेश्चन ही दूसरा हो जाएगा। रुक जा, मेरे को यार आज मेरे बहुत ज्यादा बैकएक हो रहा है। किताब उठाने के लिए मुझे ऐसे वो है ना, रोबोट की तरह घूमना पड़ेगा। रुक जा एक सेकंड। मेरे को सही लिखा है मैंने यार, AC गलत लिखा है क्या? एक मिनट रुक जा। AC डी की जगह पर बी आएगा। हाँ ओके 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 ठीक है थैंक यू। ABC हाँ ठीक है ना, बोल तो मैं सही रहा था, लिखा कर। हाँ वो कोई नाम बताने वाला था मुझे, मैं ऐसे ही थोड़ा सा पूछ रहा था। कौन थे दो अंग्रेज? कौन कौन थे? नोबडी? कोई नहीं मानेगा? चलो कोई बात नहीं यार, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। मैं देख रहा था कि कितने बच्चों में हिम्मत है कि वो सामने आके बोल सके कि हाँ सर मैं था, क्योंकि कोई ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, हो जाता है ऐसा कभी कभी। बट नहीं है, आप लोगों में उतनी हिम्मत नहीं है, छोड़ो। तो पॉइंट ये है कहने का कि ये इल्यूजन है, ठीक है? ये इल्यूजन है आपको फंसाने के लिए। ना तो ये सिमिलर होगा, ना इसमें एरिया की थ्योरम लगेगी। समझ गए क्या? अब ये बात तो आपको, अगर इस क्वेश्चन को आप याद करके जाओगे एग्जाम में तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं तो आप फंस जाओगे। और ये इल्यूजन कितना खतरनाक है उसका आइडिया आप ये ले लीजिए कि इस क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज में डालने वाला तो मैथ्स का कोई तुर्रम खान टीचर ही रहा होगा भाई। सेंट्रल बोर्ड की बुक्स को डिसाइड करने वाले तो बहुत हाई लेवल के, सो कॉल्ड हाई लेवल के, अब उनको कितना आता नहीं आता वो तो भगवान जाने, लेकिन फिर भी सो कॉल्ड अच्छे अच्छे लेवल के लेक्चरर्स और टीचर्स होते हैं। तो ये इल्यूजन इस क्वेश्चन का कितना खतरनाक है आप ये बताइए कि वो जिसने भी इसको एक्सरसाइज में क्वेश्चन को डाल रहा था वो भी उल्लू बन गया और उसने उसको इसमें डाल दिया, उसको नहीं डालना चाहिए था। आप बताइए, हर चीज जस्टिफाइड बोल रहे हो या नहीं बोल रहे? तो वो भी बन गया। अब आप इतना इजी क्वेश्चन जो है, अब इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं मैं 1 सेकंड के अंदर, लेकिन अगर मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री नहीं समझाता, गारंटी है पिछली बार में तो पढ़ाया हुआ है। आप बताओ ये पिछली बार नहीं पढ़ाया क्या? और मेरे को 100% याद है कि मैंने इसके बारे में और वो जो अभी पैरेलल लाइन के बारे में ज्ञान दिया था, वो पूरा का पूरा ज्ञान मैंने पिछली बार भी ढोला था, मुझे अच्छी तरह ध्यान, क्योंकि मैं उसके बिना पढ़ाई कराता ही नहीं हूं। तो लेकिन नहीं है ना आपको ध्यान। अब लास्ट मौका है, बस ये याद रखिएगा। मैंने एक बार मेहनत करी थी, दूसरी बार और कर रहा हूं, अब बार बार नहीं कर पाऊंगा। अब याद रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन तुम्हें याद नहीं रहा तो तुम पक्का इसमें 0 नंबर लाओगे। और अब सॉल्यूशन देख लो कितना आसान है। कोई एरिया की थ्योरम नहीं, कोई सिमिलर ट्राइंगल्स का क्वेश्चन तक नहीं है। आपको पता है दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हाँ इसमें यूज तो आती है बीच में सिमिलैरिटी, ये मेरा थोड़ा स्टेटमेंट हल्का सा गलत हो गया। सिमिलरिटी तो काम में आएगी इसके अंदर, बट एरिया से कहीं नहीं है। अब इसका आंसर देखिए आप, कितना सिंपल। एरिया का रेशियो निकालना है तो इसमें एरिया निकालना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अबे कौन सोचेगा, कोई बच्चा इतना समझदार होगा कि जो इतना दिमाग लगाएगा कि अच्छा ये ABC है, इसमें एल्टीट्यूड बनाओ। क्यों बनाओ? हाफ बेस हाइट एरिया लिखेंगे, और जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसके अंदर भी है ना ये एल्टीट्यूड बनाओ dy। और अब इसको क्या चाहिए? एरिया का रेशियो, तो बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल के अंदर भी ये वाला बेस और ये वाली हाइट, हाफ इंटू एरिया का रेशियो कितना है? AX अपॉन dy। अब आप देखेंगे ये AX अपॉन dy लिखा है और ये क्या लिखा है? AO अपॉन DO। अब आपकी बुद्धि चलेगी कि अच्छा AX अपॉन dy तो ये रहा, मगर मुझे AO अपॉन DO चाहिए। तो जो मैं आपको निशान लगाना सिखाता हूं, यू नीड
दिस टू बी इक्वेटेड टू दिस। तो आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को आप क्या करेंगे, सिमिलर, यहीं पर देख लीजिए, ये तो वही वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये 90, ये 90 बाय ए ट्राइंगल सिमिलर हो गए। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाय ए ट्राइंगल AXO सिमिलर टू DYO। देखिए आमने सामने लिखे या नहीं लिखे, X के सामने Y लिखा है, बिल्कुल, O के सामने O लिखा है, बिल्कुल सही है क्या। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो अब बताइए AX अपॉन DY इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO, और अब आप AX अपॉन DY की जगह पर AO अपॉन DO लिख सकते हैं, और ये आ गया आपका आंसर, हेंस प्रूव्ड। समझे या नहीं समझे? तो बच्चों 2 मिनट के क्वेश्चन के अंदर भी कई बार 20-25 मिनट की कहानियां छुपी हुई होती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं इतना डिटेल में ना जाऊं, आपको आगा पीछा ना समझाऊं, तो आपको तो कभी पता भी नहीं लगेगा। आप तो 2 मिनट का आंसर सुन के राजी हो जाओगे, लेकिन आपको ये कभी पता नहीं लगेगा कि व्हाट यू मिस्ड बेसिकली। जब आप देखते हो तब आपको पता लगता है कि अच्छा ये मैं मिस कर सकता था अगर सर ऐसी बातें नहीं बताते। आज की कहानी जितनी भी है ना पूरी क्लास की, वो 5 मिनट 7 मिनट की है, बट मैंने आपको सब कुछ समझाया है, इसलिए वक्त लगता है। इसकी भी मैं आपको भेज दूंगा रिकॉर्ड के लिए फोटो। और अब जितना टाइम बचा है 4-5 मिनट, उसमें एक चौथा क्वेश्चन बचा है, वो और देख लेते हैं। वो क्यों छोड़ा है मैंने आपको बताता हूँ, देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, सिमिलर ट्राइंगल्स है, उनके एरियाज अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये एक तरह की थ्योरम है, सिंपल है। एरियाज इक्वल दे रखे हैं, कहता है 2 सिमिलर ट्राइंगल है, ऐसे ही करके दिखा देता हूं आपको। ये कह रहा है कि ये सिमिलर ट्राइंगल है, और कह रहा है कि इनका एरिया इक्वल है, शॉर्ट में लिख के दिखाऊं, और कह रहा है एरिया इक्वल है। तो एक बात बताओ, एरिया का रेशियो कितना आ गया? 1:1। तो जब तुम इसके अंदर एरिया की थ्योरम लगाओगे, सिमिलर तो दिया हुआ है ही, पहला काम क्या होता है, सिमिलर, फिर लगाओ एरिया की थ्योरम, लगाओ एरिया की थ्योरम। एरिया ऑफ 1 एरिया ऑफ 2 का रेशियो इज इक्वल्स टू साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर। यही थीम है ना, यही सिखाया है ना मैंने, पहले सिमिलर करो फिर थ्योरम लगाओ। सिमिलर तो दिया हुआ है, थ्योरम लगा दी, अब साइड दिया है तो साइड डाल दो, एरिया डाल दो। अब बताओ क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ना, क्या कह रहा है, दोनों का एरिया इक्वल है। अब आप बताओ अगर दोनों का एरिया इक्वल है तो कट गया, क्या आ गया, 1 स्क्वायर का शिफ्ट कर दो, स्क्वायर रूट कितना आ गया, 1। तो साइड 1 अपॉन साइड 2 भी कितनी आ गई, 1। साइड 1 और साइड 2 का रेशियो बनाया। बेटा एक बात बताओ, साइड का रेशियो 1:2 बना, इसका मतलब क्या बात है, साइड बराबर है। और अगर ये एक पेयर ऑफ साइड बराबर है, इसका 1:1 है, तो सबका 1:1 है, सबका 1:1 है, मतलब क्या है, सारी साइड्स इक्वल है। सारी साइड्स इक्वल होती है तो वो क्या होता है बच्चों, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये कहना चाहता है कि आप प्रूफ करिए कि अगर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनका एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर एरिया इक्वल है तो एरिया का रेशियो 1:1 है, तो साइड का रेशियो भी 1:1 होगा, तो मतलब साइड भी इक्वल होंगी, और साइड इक्वल होंगी तो ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एक ऐसे आपस में बोलचाल वाला रिजल्ट ही है कि अगर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स उनका एरिया इक्वल होगा तो यार फिर तो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, क्योंकि एरिया रेशियो 1:1 तो साइड का रेशियो भी 1:1 होगा। ये भी मैं आपको इस अंदाज से समझा रहा हूँ, इसको तो आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिएगा, इधर लिख लीजिएगा, साइड 1 इज इक्वल टू साइड 2। तो आपका ये अगर ABCDEF है, आप मेरी तरह इस तरह से बदतमीजी से तो एग्जाम में लिख नहीं सकते एरिया 1 एरिया 2 S1 S2, आप तो पूरा लिखेंगे। तो आपका ये मान लीजिए आपने यहाँ S1 अपॉन S2 भी लिखा है AB अपॉन DE, तो आपका AB अपॉन DE का रेशियो आएगा 1:1। फिर आप आगे लिख देना कि AB अपॉन DE 1:1 है, तो BC अपॉन EF भी 1:1 है, AC अपॉन DF भी 1:1 है। इसका मतलब साइड साइड इक्वल है, और साइड साइड इक्वल है तो बाय SSS 9th क्लास वाला SSS अब की बार लगेगा, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और सुन लीजिए, हो गई क्लास खत्म। अब चैप्टर का लास्ट हिस्सा बचा है, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट या सेपरेटेड चैप्टर है बिल्कुल एक, जिसमें पाइथागोरस 90 डिग्री के ट्राइंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है।
सिमिलर ट्राइंगल्स खत्म हो चुका है। पहला पार्ट बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी 100% फिनिश। सिमिलर ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टी साइड की, मीडियन की, पेरीमीटर की किताब में दी है, नहीं दी है, एरिया की। ये 2 एक्सरसाइजेस हैं, ये पूरा पार्ट है 2 एक्सरसाइज का, ये पूरा खत्म। अब तीसरा पार्ट बिल्कुल फ्रेश अप्रोच और फ्रेश नए फंडामेंटल्स के साथ में अगली क्लास में स्टार्ट होगा। और बेटर साथ साथ प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको मैंने कल भी कहा था आपके टेस्ट के रिजल्ट्स के हिसाब से आपकी खाट खड़ी होना पक्का है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, दैट्स ऑल।